बोर्ड पर 42 ईडियम्स एंड फ्रेजेस मैंने लिख रखे हैं। ये सारे ही ईडियम्स एंड फ्रेजेस हमारी ना सिर्फ डे टू डे कॉन्वर्सेशन में बल्कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तैयारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। विदाउट एनी डिले वी जस्ट गोइंग टू स्टार्ट दीज ईडियम्स एंड फ्रेजेस विद देयर मीनिंग्स एंड देयर यूसेज। आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। फर्स्ट इज अ स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर का मतलब होता है कि अ पर्सन हु इन्वेस्ट मनी इन अ बिजनेस बट नेवर टेक्स एन एक्टिव रोल इन दैट। यानी कि किसी भी बिजनेस में पैसा तो खर्च कर देता है ये व्यक्ति, लेकिन पैसा खर्च या पैसा लगाने के बाद में ये उसमें कभी भी कोई एक्टिव रोल प्ले नहीं करता है, यानी अपना समय नहीं देता है। उसको बोलते हैं अ स्लीपिंग पार्टनर। अ बिजनेस कैन नॉट रन इफ यू हैव अ स्लीपिंग पार्टनर इन दैट। इट मीन्स स्लीपिंग पार्टनर जस्ट स्पॉइल द बिजनेस। किसी भी बिजनेस में अगर कोई स्लीपिंग पार्टनर है तो वो बिजनेस कामयाब नहीं हो सकता। ये इसका मतलब हुआ। नंबर 2 इज अ गुड समैरिटन। अ गुड समैरिटन का मतलब होता है एक नेकदिल इंसान, अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन। ये जो वर्ड समैरिटन आप देख रहे हैं, ये समेरिया एक देश हुआ करता था जहां के नागरिक बहुत ही ईमानदार, सच्चे और कर्तव्यनिष्ठ माने जाते थे। तो वो समेरिया वर्ड से ही यहाँ पे समैरिटन आया है। अ गुड समैरिटन एक ईडियम है जिसका मीनिंग होता है कि बहुत ही नेकदिल इंसान, बहुत शरीफ इंसान, अ वेरी ऑनेस्ट एंड सिंसियर पर्सन। तो वी कैन यूज दिस इन अ सेंटेंस एज वेल। आई ट्रस्ट ऑन हिम बिकॉज ही इज अ गुड समैरिटन। I trust on my class fellow because he is a good Samaritan. In all the business dealings, I trust my business partner because he is a good Samaritan. Like this. You can use this in a sentence like this. The next is an ivory tower. An ivory tower. An ivory tower means it is a place where you can go and spend some time alone from all the difficulties of your life. जब हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत हमारे ज़िंदगी में डिफ़िकल्टीज़ आ जाती हैं, परेशानियाँ, मुसीबतें आ जाती हैं, तो हम कहीं कहीं तन्हाई चाहते हैं। और ऐसी तन्हाई में जाके हमें जब आराम मिलती है, हमारे मन मस्तिष्क को शांति मिलती है, तो हम बोलते हैं इट वॉज एन आइवरी टावर वेयर आई स्पेंड सम टाइम अलोन। अकेले में, तन्हाई में कुछ वक्त गुजारना। आइवरी टावर ऐसे स्थान को कहते हैं। एन आइसोलेटेड प्लेस, अ सेक्लूडेड प्लेस। Next is a loan shark. A loan shark. A loan shark means a money lender that gives you the money at very high rate of interest. आपने देखा होगा कुछ ब्याज पर पैसा देने वाले लोग जो होते हैं या सूदखोर जिन्हें कहते हैं, वो बहुत ही हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा देते हैं। तो जो बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा आपको कर्ज के रूप में उधार देता है, उसको हम बोलते हैं अ लोन शार्क। डोंट बोरो मनी फ्रॉम दैट पर्सन, ही इज अ लोन शार्क। उस इंसान से पैसा उधार मत लो, वो एक लोन शार्क है, यानी वो बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा उधार देता है। हॉबी हॉर्स। हॉबी हॉर्स का मतलब होता है अ फील्ड और एन एरिया ऑफ योर चॉइस, यानी आपकी पसंद का कोई क्षेत्र जो होता है जिसमें आपको सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करने में इंजॉयमेंट आप करते हो, मज़ा आता हो, तो उसको बोलते हैं हॉबी हॉर्स। मेकिंग इंफॉर्मेशन वीडियोज़ इज़ माई हॉबी हॉर्स। इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाना मेरा हॉबी हॉर्स है, यानी मेरा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, वेयर आई वांट टू स्पेंड मोर एंड मोर टाइम अलोन। द नेक्स्ट इज स्वान सॉन्ग। स्वान सॉन्ग, इट साउंड्स गुड राइट। स्वान सॉन्ग का मतलब होता है कि द लास्ट परफॉर्मेंस और द लास्ट वर्क ऑफ एन आर्टिस्ट। द लास्ट परफॉर्मेंस ऑफ एन आर्टिस्ट ऑन द स्टेज, द लास्ट वर्क ऑफ अ राइटर, ऑफ एन ऑथर। ये किसी भी कलाकार का, आर्टिस्ट का, पेंटर का, लॉरिएट का कोई भी लास्ट वर्क हो सकता है, उसी को ही हम स्वान सॉन्ग कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज पोल्स अपार्ट। पोल्स अपार्ट का मतलब होता है नॉट इवन अ सिंगल थिंग इज कॉमन बिटवीन द टू, यानी लोगों में, दो लोगों में कोई एक भी चीज कॉमन ना होना, यानी कि दोनों की आइडियोलॉजी में, दोनों की विचारधारा में पूरी तरह से असमानता होना, इनइक्वलिटी होना, डिफरेंस होना, दैट इज कॉल्ड पोल्स अपार्ट। सेंटेंस में इसको आप ऐसे यूज कर सकते हो कि हाउ कैन यू बिलीव देम, दीज टू पीपल आर क्वाइट पोल्स अपार्ट। आप इन दो पे कैसे विश्वास कर सकते हो, क्योंकि वो तो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं, अलग हैं, अनकॉमन हैं। उन दोनों में कोई भी एक चीज कॉमन नहीं हो सकती। नेक्स्ट इज टू ड्राइव होम। टू ड्राइव होम। ड्राइव होम का मतलब होता है टू एम्फेसाइज, किसी पे जोर देना, किसी पे किसी चीज को फोर्स करना,
किसी काम को करने के लिए। तो आप बोल सकते हैं इस तरीके से इसको सेंटेंस में यूज़ करने के लिए कि द टीचर ड्राइव्ड होम द स्टूडेंट्स टू राइट डाउन एन एप्लीकेशन। शिक्षक ने बच्चों को एप्लीकेशन लिखने के लिए एम्फेसाइज किया, फोर्स किया, जोर दिया। नेक्स्ट इज कैंगरू कोड। ये वर्ड मैंने आपको बताया था प्रोनाउंसिएशन वाली चैप्टर में कि इसको हम कभी भी कंगारू नहीं पढ़ते हैं, इसको हम कैंगरू पढ़ते हैं, कैंगरू कोड। कैंगरू कोड इज एन अनऑफिशियली कोड विच इज सेट अप टू रिजॉल्व द इश्यूज। कैंगरू कोर्ट में किसी भी सरकारी, किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी का कोई भी इंटरफेयर नहीं होता है। ये कोर्ट एक गांव के स्तर पे, पंचायत के स्तर पे या फिर एक बड़े से तहसील के स्तर पर ये खुद ही सेटअप कर लिए जाते हैं। इनके सरपंच, इनके मुखिया, जितने भी विवाद होते हैं, डिस्प्यूट्स होती हैं, वो सारे ही वहाँ पर सेटल करते हैं और सभी लोगों को उस फैसले को, उस डिसीजन को मानना भी पड़ता है। दैट इज कॉल्ड कैंगरू कोड। द डिसीजन वॉज मेड रिगार्डिंग दिस कपल इन कैंगरू कोड। Regarding this couple, the decision has made in Kangaroo Court. So you need not to go to the official court because Kangaroo Court has already given its verdict. Next is vicious circles. Vicious circles. Vicious circles means the problems lead to another. एक के बाद एक समस्याओं का आना vicious circles कहलाता है। आपने देखा होगा कि कई बार लाइफ में प्रॉब्लम्स ऐसी आती हैं कि एक के बाद एक शुरू हो जाती हैं, तो उसको हम बोल सकते हैं कि my life has become completely hell. Because we are observing the vicious circles nowadays. Next is an old flame. An old flame. इसको भी थोड़ा सा इनफॉर्मल है ये, लेकिन एग्जाम में एक दो बार मैंने देखा पूछा गया है। ओल्ड फ्लेम का मतलब होता है योर एक्स गर्लफ्रेंड, पुरानी माशूका, महबूबा या आपकी पुरानी कोई गर्लफ्रेंड, उसके लिए ये यूज होता है एन ओल्ड फ्लेम। नेक्स्ट इज अ क्वीर फिश। क्वीर का मतलब तो आपको पता ही है, क्वीर का मतलब होता है स्ट्रेंज, विचित्र, अजीब, अजीबो गरीब। क्वीर फिश का मतलब फिर क्या हो जाएगा? एक विचित्र व्यक्ति, बहुत ही अजीबो गरीब आदमी। आई डोंट लाइक मीट पीपल हु लुक अ क्वीर फिश। मैं ऐसे लोगों से मिलना नहीं चाहता जो अजीब हों, अजीबो गरीब हों, उनका स्वभाव, उनका एटीट्यूड, उनका बर्ताव औरों से अलग हो। नेक्स्ट इज एडम्स एल। ये लिटरेचर में ये ईडियम जो है बहुत कॉमन है। लिटरेचर में काफ़ी, अगर आप मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें इस टाइप के ईडियम्स आपको बहुत दिखाई देंगे। एडम्स एल का मतलब होता है वाटर, पानी। मतलब वाटर को नॉर्मली सीधे पानी भी कहा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर ईडियम के रूप में इसको एडम्स एल कहा गया। हर ईडियम का अपना कोई हिस्ट्री होती है, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसको एडम्स एल क्यों कहा जाता है। वो मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला नहीं हूँ। आगे देखिए, हश मनी। हश मनी, हश हश हश। हश का मतलब होता है खामोश, चुप रहना। तो हश मनी का मतलब होता है अ मनी गिवन एज अ ब्राइब टू समबडी टू कीप साइलेंस। मुंह बंद रखने का या खामोश रहने का दी गई धनराशि होती है, अमाउंट होता है, उसी को कहा जाता है हश मनी। आइए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इज अ पाइप ड्रीम। पाइप ड्रीम का मतलब होता है एन इम्प्रैक्टिकेबल प्लान। एक ऐसी योजना जिसका फुलफिल होना लगभग नामुमकिन हो। नॉट पॉसिबल टू फुलफिल अ प्लान, दैट इज कॉल्ड अ पाइप ड्रीम। ऐसा ख्वाब जिसको पूरा नहीं किया जा सकता। आप कह सकते हो कि गेटिंग अ मल्टीनेशनल जॉब नाउ अ डेज इज जस्ट अ पाइप ड्रीम। क्रैकिंग IAS एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट इज अ पाइप ड्रीम। नेक्स्ट इज हॉब्सन्स चॉइस। हॉब्सन्स चॉइस, नो चॉइस एक्चुअली। जब आपके पास कोई भी चॉइस ना हो, यू मस्ट हैव ओनली वन ऑप्शन विदाउट एनी, तब हम कहते हैं कि व्हाट कैन यू डू नाउ, बिकॉज यू हैव हॉब्सन्स चॉइस। आपके पास तो कोई विकल्प बचा ही नहीं, आपको तो ये करना ही होगा, तो उसको हम हॉब्सन्स चॉइस कहते हैं। नेक्स्ट इज क्रॉस सोर्ड्स। क्रॉस सोर्ड्स, क्रॉस सोर्ड्स का मतलब होता है टू फाइट, लड़ना। फाइटिंग के सेंस में आता है, टू फाइट, लड़ना, क्रॉस सोर्ड्स। यू कैन नॉट make agreements with these two guys because they have put cross swords. Next is a moot point. Moot point. A moot point means a point where something is still undecided. एक ऐसा मोड़ जहां पर अभी तक कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है, कोई भी डिसीजन फाइनल नहीं किया गया है, that is called a moot point. Many issues in our country has been resolved by the government, but still there are certain issues which are still moot points. It means they are still undecided, unresolved. The next is brown study. Brown study. This idiom comes in a very positive sense. Brown study means when you are very much absorbed in a study. You do not care who is passing through,
who is walking through. You are just looking at your book. You are looking and observing this, the material you are going to absorb. That is called Brown study. Next is catch-22. This idiom also came from a very famous novel, and this is used as a catch-22 situation. इस idiom को हम catch-22 situation कह के यूज करते हैं. इसका मतलब होता है a very difficult situation. A catch-22 situation means a very very difficult situation. ऐसी स्थिति जो बहुत मुश्किलों से भरी हो, जिसमें कोई भी डिसीजन लेना बहुत ही मुश्किल हो, या जिसमें कोई भी एक्शन लेना बहुत ही मुश्किल हो, that is called a catch-22 situation. या a catch-22 प्रॉब्लम भी बोल सकते हैं इसको. अब बेकर्स डजन, जो बेकर्स का जो डजन होता है वो 13 का होता है, यानी जो ब्रेड का जो पैक आता है उसमें 13 ब्रेड हुआ करती हैं, तो वो उनका डजन जो है वो 13 कंसीडर किया जाता है. तो दैट इज कॉल्ड अ बेकर्स डजन. इट मीन्स नंबर 13 को हम अ बेकर्स डजन भी कहते हैं. अ क्लीन स्लेट का मतलब होता है कि ब्लैंक, कंप्लीटली ब्लैंक. You don't know anything about it. It means you can say, what about computers? I'm just a clean slate about the subject. कंप्यूटर के बारे में तो मुझे कोई जानकारी नहीं है, मैं तो बिल्कुल खाली हूँ. आई एम जस्ट a clean slate. It means you do not know even a single word, even a single information about that. You are a clean slate then. To win laurels, to get achievements in life. जब आपको लाइफ में कोई भी अचीवमेंट गेन होती है, कोई भी आपको अवार्ड मिलता है, रिवॉर्ड मिलता है, तब आप बोलते हो कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, वंस अगेन यू विन लॉरेल्स. फिर से तुम्हें एक उपलब्धि प्राप्त हुई, उसके लिए बधाई. तो विन लॉरेल्स का मतलब होता है यॉमन सर्विस. यॉमन कहते हैं पीजेंट को, फार्मर को, किसान को. यॉमन सर्विस इज कंसीडर्ड द बेस्ट सर्विस. किसान की सेवा को, किसान की मेहनत को सबसे मेहनतकश सेवा मानी जाती है, जिसकी वजह से हम इसको बोलते हैं एन एक्सीलेंट सर्विस. अ यॉमन सर्विस मीन्स एन एक्सीलेंट सर्विस. आर्मी मैन ऑफ एनी कंट्री आर डूइंग जस्ट अ यॉमन सर्विस. किसी भी सेवा से, किसी भी सर्विस से उसकी कंपैरिजन नहीं की जा सकती है. तो जो सेनानी होते हैं, आर्मी मैन होते हैं, उनकी सर्विस को यॉमन सर्विस आप कह सकते हैं. Next is Pandora's box. Here is also a story behind this idiom. I'm not going to discuss that. But Pandora's box का मतलब ये होता है कि the problem one leads to another. एक के बाद एक परेशानियां, एक के बाद एक समस्याओं का आना लाइफ में कहलाता है a Pandora's box. I'm not comfortable for many months or for many years because there is a Pandora's box in my life. The life of many people become Pandora's box due to the unnecessary problems in life. Die in harness. The next is 26 is die in harness. Die in harness का मतलब die during performing your duties. अपने कर्तव्य का निर्वहन करते करते मर जाना, अपनी ड्यूटी निभाते निभाते मर जाना. That is called die in harness. People get rewards who die in harness. जो अपना कर्तव्य निर्वहन करते करते गुजर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, उनको क्या होता है? उनको उसका इनाम मिलता है. A dog in the manger. A dog in the manger. A person who kills joys of others. जो दूसरों की खुशियों में खलल डालता है. इसको आप कबाब में हड्डी भी कह सकते हैं. जो दूसरों के सामने जो है दूसरों की खुशियां बर्दाश्त नहीं कर पाता है, दूसरों को परेशान करता रहता है. ही इज कॉल्ड अ डॉग इन द मेंजर. वैसे आपको बता दें, मेंजर जो वर्ड है इसका मतलब होता है जिसमें जो नांद होती है, जिसमें गाय, भैंस या कैटल जो होते हैं चारा खाते हैं, उसको मेंजर बोलते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज अ रोलिंग स्टोन. अ रोलिंग का मतलब होता है चलता हुआ, रोल करता हुआ. स्टोन का मतलब होता है पत्थर. और इस पर एक आपने सेइंग भी सुनी होगी, अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस. लाइफ में हमें रोलिंग स्टोन ही होना चाहिए ताकि हमारे जो है कहीं पे भी काई ना जमे, कहीं पे भी हम जो है लेजी ना हो जाएं. तो रोलिंग स्टोन का मतलब होता है अ पर्सन हु इज नॉट स्टेबल इन हिज आइडियाज, हु इज नॉट स्टेबल इन हिज एक्शंस. हमेशा अपने आप को बदलता रहता है, अपने आप को चेंज करता रहता है. तो हालांकि यहाँ पर ये एक नेगेटिव सेंस में यूज किया गया है, अ रोलिंग स्टोन. नेक्स्ट इज अ रॉयल रोड. 29th इज अ रॉयल रोड. अ रॉयल रोड इज द बेस्ट रोड, सर्वश्रेष्ठ मार्ग. हार्ड वर्किंग इज अ रॉयल रोड टू सक्सेस. कठिन परिश्रम सफलता का सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, अ रॉयल रोड. नेक्स्ट इज अ बेगर्स डिस्क्रिप्शन.
A beggar's description. A beggar's description means a description which cannot be explained. वर्णन से परे, जिसका हम वर्णन ना कर सकें, जिसको हम एक्सप्लेन ना कर सकें। हिंदी में एक वर्ड आपने पढ़ा होगा, वर्णनातीत, वर्णन से परे, उसी को ही हम अ बेगर्स डिस्क्रिप्शन कह सकते हैं। आप ऐसा बोल सकते हो इसको कि इफ समबडी इज आस्किंग फॉर यू फॉर अ पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग द ब्यूटी ऑफ सीनिक ब्यूटी ऑफ समथिंग, यू कैन से नो आई कांट एक्सप्लेन इट एज इट इज अ बेगर्स डिस्क्रिप्शन। मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, क्योंकि ये तो वर्णन से परे है। अ डैगर्स ड्रॉन, डैगर्स ड्रॉन मतलब एनमिटी, बहुत ज्यादा दुश्मनी होना दो लोगों के बीच में। You cannot make agreement between the two people because they are at daggers drawn. क्योंकि उन्होंने तो एक दूसरे के लिए खंजर निकाल रखे हैं, एक दूसरे को मारने के लिए चाकू निकाल रखे हैं। तो ऐसी जो स्थिति होती है वो कहलाता है डैगर्स ड्रॉन, क्योंकि डैगर का मतलब खंजर या चाकू होता है और ड्रॉन का मतलब होता है खींच लेना, मारने के लिए निकाल लेना। लायंस शेयर का मतलब होता है द मेजर पार्ट ऑफ समथिंग। मान लीजिए दो भाइयों के बीच में प्रॉपर्टी का बंटवारा हुआ और उस प्रॉपर्टी के बंटवारे में किसी एक को बड़ा हिस्सा पहुंच जाता है, किसी एक के पास कम हिस्सा जाता है। तो आप बोल सकते हैं कि ही गॉट अ लायंस शेयर इन द प्रॉपर्टी ऑफ हिज एंसेस्टर्स। अपने एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी में उसको एक बड़ा हिस्सा मिल गया। इट इज कॉल्ड अ लायंस शेयर। नेक्स्ट इज बैड ब्लड। बैड ब्लड, बैड का मतलब तो गंदा होता है, ब्लड का मतलब होता है खून, लेकिन यहां पर उससे लिटरल मीनिंग से कोई इसका लेना देना नहीं है। बैड ब्लड का मतलब यहां पर है, फिर वही आ गया, डैगर्स ड्रॉन का मीनिंग इसका भी होता है एनमिटी, दो लोगों के बीच में गहरी दुश्मनी होना, बहुत ज्यादा एक दूसरे के दुश्मन हो जाना, कि दे आर बैड ब्लड्स, यानी कि वो एक दूसरे के क्या है, घोर शत्रु हैं, एक दूसरे के दुश्मन हैं, एक दूसरे को मारने के लिए तैयार रहते हैं। नेक्स्ट इज अ टर्न कोट, वन हु ऑलवेज change his parties, one who always change his ideas, that is called a turncoat. हिंदी में इस वर्ड को बोलते हैं दल बदलू, अपने विचारों को बार बार बदलने वाला, अपनी पार्टी को बार बार बदलने वाला, अपने ख्यालात को बार बार बदलने वाला, he is called a turncoat. I don't believe in the leaders who are turncoats. मैं ऐसे नेताओं को बिल्कुल पसंद नहीं करता या उन पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता जो बार बार अपना दल बदलते रहते हैं। In apple pie order, in apple pie order, एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है इन परफेक्ट ऑर्डर, किसी चीज को बिल्कुल परफेक्ट ऑर्डर में रखना। सपोज मैं अगर कहीं सुपरविजन के लिए जाऊं और मुझसे रिपोर्ट मांगी जाए कि भाई इस पर रिपोर्ट दीजिए कि कैसा सुपरविजन आपका रहा, तो मैं उसको बोलता हूं, रिपोर्ट में मैं लिखता हूं कि आई विजिटेड देयर, फाउंड एवरीथिंग इन एप्पल पाई ऑर्डर। मैंने विजिट किया और सब कुछ मैंने परफेक्ट ऑर्डर में पाया। नेक्स्ट इज हाई वर्ड्स। हाई वर्ड्स, हाई मीन्स ऊंचा, वर्ड्स मीन्स शब्द। अब यहां ऊंचे शब्द का आप हो सकता है दूसरा सेंस भी लगा सकते हो, लेकिन यहां पर हाई वर्ड्स का मतलब होता है एंग्री वर्ड्स, गुस्से से भरे हुए शब्द, नाराजगी से भरे हुए अल्फाज, दैट इज कॉल्ड हाई वर्ड्स। समटाइम्स अ स्टूडेंट हैज टू फेस सम हाई वर्ड्स फ्रॉम हिज टीचर। कई बार बच्चे को गुस्से भरे अल्फाज का सामना अपने टीचर से करना पड़ता है। नेक्स्ट इज अ ग्रीन हॉर्न। अ ग्रीन हॉर्न, एन अनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, एक अनुभवहीन व्यक्ति, यानी जिसके पास तजर्बे की कमी हो, जिसके पास एक्सपीरियंस की कमी हो, हु इज अ नोविस इन हिज फील्ड, जो अपनी फील्ड में बिल्कुल नया है, उसको कोई भी अनुभव नहीं है, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, कोई भी तजर्बा नहीं है, ही इज कॉल्ड अ ग्रीन हॉर्न। सपोज इफ यू ज्वाइन अ कंपनी एंड द बॉस इज गिविंग यू अ लॉट ऑफ वर्क देयर, how can you use this idiom in a sentence? Sir, I'm quite new here and I'm just a greenhorn. How can I perform all the duties in the very beginning? A bosom friend. bosom friend, इस वर्ड को हम लोग बॉसम नहीं कहते हैं, दिस इज bosom. A bosom friend का मतलब होता है जिगरी यार, लंगोटिया यार, पक्का दोस्त, जो आपके साथ कंधे से कंधा मिला के हमेशा रहा। तो बहुत जो पक्का यार होता है, जिसके साथ आप कोई भी बात छिपाते नहीं हो, यू शेयर ईच एंड एवरी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड अ बूजम फ्रेंड। उसी को ही हम बूजम फ्रेंड कहते हैं। रमेश एंड राकेश आर द बूजम फ्रेंड्स एज दे स्पेंड देयर लाइफ सिंस चाइल्डहुड। मिडास टच। मिडास टच, मिडास टच का मतलब होता है कि जिस चीज को भी हाथ लगा दो वो सोना हो जाए, जिस बिजनेस में भी पैसा लगा दो वो कामयाब हो जाए। इट मीन्स अ वेरी फॉर्चुनेट पर्सन हु टचेज इवन द सॉइल इट टर्न्स इनटू गोल्ड। मिट्टी को भी हाथ लगाता है तो सोना हो जाता है। इट इज कॉल्ड मिडास टच। नेक्स्ट इज हेल्सियन डेज। हेल्सियन डेज, ये हेल्सियन जो वर्ड है ये आपने शायद हो सकता पढ़ा हो कि सरोजिनी नायडू की एक बहुत ही सुंदर सी पोएम है, ब्यूटीफुल पोएम है, जिसका नाम है इंडियन वीवर्स।
4 लाइन आपको सुना देता हूँ। वीवर्स वीविंग एट द ब्रेक ऑफ डे, why do you weave a garment so gay, blue as the wings of a halcyon wild, we weave a robe of a newborn child। तो यहाँ पे थर्ड लाइन में देखिए हेल्सियन वर्ड आया है। हेल्सियन एक बर्ड का नाम है, एक चिड़िया का नाम है, और ये चिड़िया जो है अपनी खुशहाली, अपनी हैप्पीनेस और अपनी पीसफुलनेस के लिए जानी जाती है। तो इस इडियम का मीनिंग भी वही होता है कि हैप्पी एंड पीसफुल, खुशहाल और खामोशी भरी जिंदगी। नेक्स्ट देखिएगा, जुडास किस। जुडास किस, जुडास किस का मतलब होता है फॉल्स लव। ये इडियम भी एक लिटरेचर से निकल कर आया है, इसकी स्टोरी मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन यहां पर इतना समझ लीजिए, जुडास किस का मतलब होता है फॉल्स लव, झूठी मोहब्बत, झूठा प्यार, झूठा अफसाना। हाउ कैन यू बिलीव अ पर्सन हु हैज अ जुडास किस। ऐसे शख्स से आप क्या यकीन करेंगे जो आपसे झूठी मोहब्बत करता हो। अ यूटोपियन स्कीम, यूटोपियन, यूटोपिया वर्ड आपने पढ़ा होगा। यूटोपिया का मतलब होता है अ परफेक्ट सिटी। देयर इज नो परफेक्शन एट ऑल एनीवेयर, कहीं पे भी कोई परफेक्शन तो होता नहीं है, इसीलिए यहां पर यूटोपियन स्कीम का मतलब हो जाता है एन इम्प्रैक्टिकेबल स्कीम, यानी ऐसी योजना जिसको क्रियान्वित नहीं किया जा सकता, जिसको एक्टिवेट नहीं किया जा सकता, जिसको इन्फोर्स नहीं किया जा सकता, लागू नहीं किया जा सकता, दैट इज कॉल्ड अ यूटोपियन स्कीम। The law regarding population control in our country is just a utopian scheme because it cannot be controlled so easily as we people think. So guys, आज की वीडियो में इतना ही। ये 42 ईडियम आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होंगे। आप इस वीडियो के 42 ईडियम्स को नोट डाउन कर लीजिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए कंटिन्यूअसली, इस पे सेंटेंसेस बनाइए, और ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्प करने वाली है। तो दोस्तों, एंड में मैं आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।